डायोड जो है वो रेजिस्टेंस से कैसे एक तरह से डिफरेंट डिवाइस है। अगर हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर के लिए कैपिटल आर, गुड इवनिंग टू ऑल। अगर हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर के लिए आई और वी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, चिंगम है तो है ना, टॉफी है तो कर दो फिनिश बैठे बैठे, चिंगम मत खा जाना, हाँ टेंशन नहीं। हाँ तो बहुत इजी सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर के लिए आई वी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है ना। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक रजिस्टर के लिए, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर गलत लगा दिया ना, एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। तो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बात थोड़ी सी आपको इजी लगेगी। अगर हम किसी रजिस्टर से पास होने वाले करंट और रजिस्टर के जो दोनों एंड्स हैं उस पर पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाएं, है ना, तो आप देखेंगे आई वी ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन रिसीव होता है। ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी रजिस्टर का। बट अपोजिट टू इट, व्हाट फॉर डायोड। हाँ एक और बात, ये ग्राफ ऑपोजिट भी हो सकता है क्या, इधर ऐसे अगर आप पोटेंशियल को नेगेटिव इंक्रीज करें तो करंट नेगेटिव हो जाएगा ना, सही बात है। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो करंट एक डायरेक्शन में होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया। अगर पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा करंट। ओके, तो इस तरह से आई वी ग्राफ कैसा है किसी रजिस्टर के लिए, एक स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। बट फॉर डायोड, डायोड के लिए आई और वी में जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक डायोड अप्लाई कर दूं, रजिस्टर को हटा देते हैं, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक डायोड। ओके, दिस इज पी, दिस इज एन, कुछ याद है ना, डायोड का सिंबल है ये, और ये पी एंड होता है, ये एन एंड होता है। डायोड के अंदर क्या होता है, सबको घर पे थोड़ी सी है ना सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो जब इस डायोड को आप देख रहे हैं तो फिर बता भी तो लगे कौन सा बायसिंग है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डायोड का रजिस्टर कितना होता है, एफ आर, फॉरवर्ड के केस में 10 टू द पावर 2 ओम ऑर्डर का कम। और कोई म्यूटेड नहीं है या आप ही नहीं हो, कौन है, एक मिनट दिखाना, ठीक है। तो सर्किट में जो करंट होता है वो फॉरवर्ड करंट होता है। फॉरवर्ड करंट किस ऑर्डर का होता है, मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, इनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, अब यहाँ पर एक ऐसी बैटरी अप्लाई करते हैं, देखो मैंने एरो लगाया है, ऐसी बैटरी अप्लाई करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप बदल सकते हैं, है ना। एक रेगुलेटर होता है इसमें, यहाँ पर आप V की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जब V की वैल्यू चेंज करते हैं तो सर्किट में करंट चेंज होता है, बट लीनियरली चेंज नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो कैसी लाइन आती है, तो लेट यहाँ पर पोटेंशियल ले लेते हैं इस बार, और यहाँ पर करंट, कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो लाइन कुछ ऐसी आती है, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होती है, 0.2 0.3 वोल्ट से ज्यादा होती है, उसके बाद करंट फ्लो ना स्टार्ट होता है। आपको याद है पोटेंशियल बैरियर बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल बैरियर इस डायोड के अंदर तो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ करंट, थोड़ा सा आगे के बाद स्टार्ट हुआ और लाइन स्ट्रेट नहीं है, उसके बाद रैपिडली बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट भी है कुछ कुछ में कराते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ भी किए थे सर्किट बना बनाकर, है ना। 5 लीड्स, 5 कनेक्टिंग वायर्स यूज लेकर आपने बनाया था सर्किट। और उसमें ध्यान क्या देते हैं आप, पहले तो आप साइकिल कंप्लीट करते हैं, देन वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए 2 वायर्स यूज लेते हैं, साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 वायर्स यूज लेते हैं, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए 2 लीड और यूज लेते हैं, 2 वायर, है ना। तो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं? द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर junction diode is called its IV characteristics. IV characteristics again of two types. First, forward biasing आपने ही कहा, तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉरवर्ड IV कैरेक्टरिस्टिक्स अगर यहाँ पर इसी को चेंज कर दें, डायोड को रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, देखते ही आपको बात समझ में आ जाएगी। इस केस में अब ये पीएन जंक्शन डायोड किस कंडीशन में हो जाएगा? रिवर्स में, क्योंकि इसके पी सेक्शन से नेगेटिव हो गया कनेक्ट और एन सेक्शन से पॉजिटिव एंड को, हाई वोल्टेज वाले एंड को कनेक्ट किया है। अब इस डायोड के अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जो आपको डिटेल में बताया था ना, जंक्शन एरिया ब्रॉड हो जाता है ना। रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस कितना होता है? 10 टू द पावर 5 ओम ऑर्डर का। रिवर्स करंट किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का, है ना। तब सब कुछ चेंज हो चुका है। ये रिवर्स करंट बहुत कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली। ओके, तो जब हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम इस डायरेक्शन में लेते हैं रिवर्स वोल्टेज और इस डायरेक्शन में लेते हैं रिवर्स करंट। नेगेटिव होते हैं ये दोनों ही, पहले के अपोजिट। पहले वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव थी तो ये वाली दोनों नेगेटिव है। रिवर्स वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं तो इनिशियली वोल्टेज बढ़ाते हैं, बट करंट की वैल्यू में बहुत कम फर्क आता है। बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट सडनली बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद उसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज के बाद रिवर्स करंट रैपिडली इंक्रीज होता है, उस सर्टेन वोल्टेज, उस फिक्स वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। जब आप रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पर भी आर लगा देना चाहिए, जब आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस जंक्शन डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अगर वो एनर्जी ईजी से ज्यादा हो जाए, ईजी होता है एनर्जी बैंड गैप, से ज्यादा हो जाए तो बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं और सडनली सर्किट में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स मिलेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। याद आ रहा है कुछ? मेजॉरिटी किससे होते हैं? बिकॉज ऑफ डोपिंग, मिक्सिंग से जो वहां दिखाई देते हैं वो तो होते हैं मेजॉरिटी। तो रिवर्स करंट ज्यादा क्यों हो जाता है? रिवर्स करंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है और उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे बनते हैं और ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इसीलिए करंट सडनली बढ़ने लग जाता है एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। तो जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्वाइन करके देखते हैं, दोनों ही आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फॉरवर्ड होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रिवर्स होता है इधर। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज। ये होता है मिली एम्पियर ऑर्डर का, ध्यान दें। और ये होता है यहाँ पर, कुछ गलत कर दिया है ना, अब सही हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वोल्टेज दिखाया है, तो ये जो करंट है फॉरवर्ड करंट, ये होता है मिली एम्पियर ऑर्डर का और ये होता है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का। फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब कुछ सिंबल ठीक दिख रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड इस तरह से रजिस्टर से डिफरेंट है। रजिस्टर को आप कैसे भी कनेक्ट करें, ऐसे कनेक्ट करें या ऐसे कनेक्ट करें, उसकी वैल्यू तो सेम ही होती है। बट डायोड में तो सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया ही चेंज हो गई। जो डायोड एक डायरेक्शन में आपको मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट दे रहा था, दूसरे केस में वो सीधे माइक्रो एम्पियर का करंट देता है ना। तो इस तरह से डायोड कैसी डिवाइस है? एक वन वे डिवाइस है। एक डायरेक्शन में करंट को पास होने देती है और दूसरी डायरेक्शन में तो ब्लॉक ही कर देती है। माइक्रो एम्पियर होना मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना। तो इस तरह से डायोड वन वे डिवाइस है और डायोड को यूज लेकर डिजिटल सर्किट्स बनते हैं 010101 पर। ओके, तो थोड़ा आइडिया आपको मिल गया आईवी कैरेक्टरिस्टिक से। और यहाँ पर ये जो जीरो है ना बहुत देर तक, उसका रीजन क्या है? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर से जैसी वोल्टेज ज्यादा होता है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक क्या है?
रेक्टिफायर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, रेक्टिफायर। एक तो आपको मैंने जब जंक्शन डायोड फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बताया था, वहां कुछ डेफिनेशंस थी वो काम की है। और अब रेक्टिफायर की बात करें तो क्या होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन जो करता है, एसी को ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को आप क्या कह सकते हैं, रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स रेक्टिफिकेशन जो कर देता है। अब रेक्टिफायर करता कैसे है डायोड, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स की बात करेंगे, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स which converts alternating current into DC current are called rectifiers, are called rectifiers। अब रेक्टिफिकेशन में डायोड कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट आप देखें तो इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, और वो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन समझते हैं आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कुछ याद है, एनपी एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर को किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखाने का एक मेथड है, वो ये है। यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कुछ कम है। तो कैसा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सही बात है। और स्टेप अप कब होता, जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते। यहाँ पर वो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स अप्लाई कर देते हैं, जो क्या देता है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। और ये है सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ओके। यहाँ पर उस डायोड को अप्लाई करते हैं जिसको आपको यूज लेना है एज अ रेक्टिफायर। तो हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, इसलिए एक ही डायोड यहाँ पर डी डायोड आपको दिखाई दे रहा है। ये है इसका पी सेक्शन, ये है इसका एन सेक्शन, ओके। और देखें आगे, यहाँ पर एक आरएल आपको दिखाई दे रहा है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के जो एंड्स हैं उन दोनों के बीच में आपको मिलता है ओ, वी ओ, जिसको कहते हैं आउटपुट। यहां से आप अप्लाई करते हैं वी इन, इनपुट। तो अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटली चेंज हो रहा है तो करंट भी ऑल्टरनेटली चेंज होगा। तो अगर इस वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, ए वी ए वी बोले या वी ए वी है ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, मेन मोटो ये है। अब ये आरएल क्या होता है, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है जिस पर आपको डायरेक्ट करंट ही अप्लाई करना है। बहुत सी ऐसी डिवाइस होती है जो एसी पर वर्क नहीं करती, डीसी पर ही करती है। तो वो डिवाइस जिस पर आपको डीसी यूज लेना है वो अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं लोड। टेक्निकली घरों में जो भी आपके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं उनको बोलते हैं लोड, क्योंकि घर में लोड कितना है, ठीक है। तो जहां पर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज लेते हैं वो लोड है, उस पर हमें डायरेक्ट वोल्टेज ही यूज लेना है, तो हम सर्किट ऐसा बना देते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट एनर्जी जो होती है उसका हाफ पोर्शन यूज आता है, हाफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, यूज नहीं आती है। अभी आप देखेंगे ये क्या है, एवी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या है ये, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज कैसा वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अगर किसी इंस्टेंट पर t इक्वल टू 0, इनिशियल इंस्टेंट कह रहा हूं मैं, इस इंस्टेंट पर प्राइमरी कॉइल का ये वाला एंड हाई वोल्टेज पर है, ये वाला एंड लो वोल्टेज पर है। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी में भी वही होगा, ये हाई वोल्टेज पर होगा, ये लो वोल्टेज पर होगा। जैसा चेंज यहाँ आता है वैसा का वैसा चेंज सेकेंडरी में आता है। तो किसी इंस्टेंट पर ये कंडीशन है, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, उसी इंस्टेंट पर ये डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड स्टेट में आ जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड स्टेट में आ जाता है, सही बात, क्योंकि इसका पी एंड हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है और एन एंड आगे जाकर लो वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो ये डायोड बिकॉज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन
मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो सर्किट में मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होगा। जब इस लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस रिसीव होगा। ठीक है, अब जैसे ही T इक्वल टू T/2 आएगा, कैपिटल T/2, समझ रहे हैं कौन सा T/2 है ये जो AV कहा था ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ ऐसा होता है, वोल्टेज इनपुट है ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर ये टाइम होता है कैपिटल T/2। इस डायरेक्शन में क्या है टाइम, T इक्वल टू 0 पर कुछ ऐसी कंडीशन हमने, चलिए यहाँ T इक्वल टू 0 नहीं लेकर मैंने यहाँ T इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, अब क्या होगा, चलिए T इक्वल टू 0, ये हाई वोल्टेज ही चल रहा है, ये पूरा हाई वोल्टेज है। देन T/2 टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिव लूप था वो कितने टाइम के लिए था, 0 से T इक्वल टू T/2 तक। देन T/2 से कैपिटल T टाइम तक कौन सा लूप स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये टाइम क्रॉस करता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो एंड हाई वोल्टेज पर था वो लो पर चला जाएगा और जो लो पर था वो हाई पर आ जाएगा। अब इस मोमेंट पर डायोड डी फॉरवर्ड से रिवर्स स्टेट में आ जाता है। देख पा रहे हैं, टी से लो पोटेंशियल वाला और एन से हाई पोटेंशियल वाला एंड अब हो गया, अपने आप हो गया, ऑल्टरनेटिंग है सब कुछ इधर दो, इसलिए ये डायोड डी किस स्टेट में चला गया, रिवर्स स्टेट में। रिवर्स स्टेट में कैसा करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। मिली के कंपैरिजन में माइक्रो कैसा होता है, नेग्लिजिबल। मिली के कंपैरिजन में माइक्रो बिकॉज नेग्लिजिबल है, तो हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस आरएल से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब टी टाइम पर क्या होगा, आफ्टर टी टाइम क्या होगा, वापस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और वापस डायोड किस स्टेट में आ जाएगा, फॉरवर्ड स्टेट में आ जाएगा, और वापस मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होगा और लोड रेजिस्टेंस पर आपको वीओ मिलेगा। तो जब आप वीओ का ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम के साथ तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज टाइम, दिस इज वीओ, ओ फॉर आउटपुट। तो वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलते हैं आपको, मैं टाइमिंग भी मार्क कर देता हूं, ये है 0, ये है T/2, ये है T और ये है 3T/2। समझ गए, कुछ गलत कर दिया क्या, है ना। तो कौन सा टाइम वाला ग्राफ नहीं है, ये जो नेगेटिव पोर्शन वाला है, इस मोमेंट पर इस टाइम इंटरवल में डायोड डी किस स्टेट में आ गया था, रिवर्स, मतलब माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का नेग्लिजिबल करंट था, तो वीओ रिसीव नहीं हुआ था, तो वहां दिख भी नहीं रहा है। देन T इक्वल टू कैपिटल T से T इक्वल टू 3T/2 तक ये पॉजिटिव लूप था, तो वहां दिखाई भी दे रहा है। इस टाइम के बाद वापस नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, डायोड वापस रिवर्स में चला जाएगा। जब रिवर्स में चला जाएगा तो करंट मिली से माइक्रो ऑर्डर का हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली जगह मिलेगी आगे आपको, और इस तरह से लूप मिलते रहेंगे। समझ गए, तो क्या वीओ की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं, वीओ की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस वीओ को, इस आउटपुट वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज। और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट वोल्टेज डायरेक्ट करंट की वैल्यू फ्लक्चुएटेड है, इसमें वेरिएशन तो है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो हो गया रेक्टिफिकेशन, ये वोल्टेज कभी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता, हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट वोल्टेज। बट इसमें आप देख रहे हैं कभी वैल्यू 0 भी होती है, कुछ टाइम के लिए वैल्यू 0 है, फिर पॉजिटिव आ रही है, फिर 0 आ रही है, तो ये फ्लक्चुएटेड वोल्टेज है। और इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है, तो समझ में आ रही है बात, इनपुट वेव का हाफ पोर्शन रेक्टिफाई हो पाता है, ये एक वेव है, एक यूनिट है, इसका हाफ पोर्शन रेक्टिफाई हो पा रहा है, रेस्ट हाफ पोर्शन वेस्ट हो जाता है। हर बार एक यूनिट का हाफ पोर्शन रेक्टिफाई हो पाता है, रेस्ट हाफ पोर्शन वेस्ट हो जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसकी हेल्प से अब आप समझेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या एवी को डीवी में कन्वर्ट करता है, एक ही बात है। तो देखते हैं
फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए। कोई आके बनाएगा यहाँ पर? यस, प्रेम महिर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। क्या नाम है? निखिल, नाम क्या है? हाँ, इंटरेस्टेड नहीं। इधर से क्या नाम है? विशाखा, जानवी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है? बिल्कुल ही मन ही नहीं है, बात ही मत करो सर, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाते हैं और बात को समझते हैं। कैसा ट्रांसफार्मर लिया जाता है? तो हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले रेक्टिफायर्स में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज क्यों लिया जाता है? Why the step down transformer is only used in rectifiers? स्टेप डाउन ही क्यों? हो गया सन्नाटा? हाँ भाई, घर से कोई बताओ स्टेप डाउन ही क्यों? ये तो प्राइमरी कॉइल है। कुछ लोग गूगल पे पहुंच गए होंगे शायद। खैर, तो टाइम अप। रीजन, डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, लो वोल्टेज पर वर्क करती है, लो वोल्टेज पर। ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है लाइक बल्ब, हीटर, गीजर, इस तरह से, है ना। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डायोड ट्रांजिस्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है, लो वोल्टेज पर वर्क करती है। जैसे एलईडी, टीवी, ये जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लो वोल्टेज पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइक बल्ब, अब बल्ब में भी दो होते, पहले जो चलते थे वो बल्ब थे, अब एलईडी बल्ब हो गए। एलईडी बल्ब है तो इलेक्ट्रॉनिक है, लो वोल्टेज पर वर्क करते हैं। गीजर, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये फैन, कूलर, ये सब इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर यूज हो जाए, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज जिसमें लगी हो, लो वोल्टेज पर वर्क करते। तो डायोड यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे, यहाँ पर डायोड होता है और डायोड लो वोल्टेज पर वर्क करता है। अगर हाई वोल्टेज लगा दिया तो ये बेकार हो सकता है परमानेंटली, है ना, डैमेज हो सकता है परमानेंटली। D1 1 इसलिए लिखा, अभी D2 भी होगा, दो डायोड काम आएंगे। तो बात को अच्छे से समझें। हो सकता है ये टॉपिक आपको 2020 में 4 मार्क बिल्कुल देकर जाने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21 ही है ना, इसी साल रिजल्ट आएगा। 1 में बोल दिया था शायद, 2021। ओके, तो यहां पर एक सी पॉइंट देखें आप, सी, ये जो सी पॉइंट है ना, सेकेंडरी कॉइल का मिड पॉइंट है। सी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, नेमिंग ए, बी, सी, डी। जो अल्फाबेट्स आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, ये ध्यान देना है। एक तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, मिड पॉइंट, इसको जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट भी कह सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर होता है, सेंट्रल टैप, क्योंकि इसके सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट से, है ना, दोनों डायोड के जो एन सेक्शंस हैं, एन सेक्शंस, उनको ज्वाइन किया हुआ है। देखो, फर्स्ट डायोड का एन सेक्शन, सेकंड डायोड का एन सेक्शन और लोड रेजिस्टेंस का एक एंड, और यहाँ पर सी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एन सेक्शंस ऑफ द बोथ डायोड्स आर कनेक्टेड। तो डी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दोनों ही डायोड के एन सेक्शंस कनेक्टेड है। तो डी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में क्या है? लोड रेजिस्टेंस RL।
अब ये काम कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल क्या है? इनपुट एवी, इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग है तो कैसा होगा ये? तो ये जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये कुछ ऐसा है, बदलने वाला है ना। तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और ये है टाइम, तो टाइम के साथ बदलने वाला। दिस इज 0, दिस इज t/2, दिस इज t, दिस इज 3t/2, दिस इज 2t, ऐसा कुछ टाइम के साथ बदलने वाला। ये फर्स्ट हाफ साइकिल है पॉजिटिव, ये नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इस तरह से हर हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इधर पोलैरिटी चेंज होती है, यहाँ डायोड रिवर्स से फॉरवर्ड में हो जाते हैं या फॉरवर्ड से रिवर्स में हो जाते हैं। अब कौन कैसे क्या होता है देखते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू 0, किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। ए एंड हाई पोटेंशियल पर है, बी एंड लो पोटेंशियल पर, सीधा मैं ए और बी की बात कर रहा हूं। तो किसी मोमेंट पर जब ये कंडीशन है तब d1 d2 इन दोनों में से कौन रिवर्स और कौन फॉरवर्ड में होगा? d1 फॉरवर्ड में, d2 रिवर्स में। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और जो रिवर्स में चला गया है वो करंट को ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स में रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में देखें आप, A-D1-D, A-D1-D, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होगा। और इस ब्रांच को देखिए B-D2-D, B-D2-D, इस ब्रांच में D2 डायोड है which is in reverse biased state and applies 10 to the power 5 ohm order resistance। तो सबसे पहली बात, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस टाइम पीरियड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/2, इस टाइम पीरियड में यहां से लेकर यहां तक जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो हाई वोल्टेज से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और लो वोल्टेज की तरफ मोशन करता है। तो देखिए ए D1 D C A, A D1 D C A, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। D के बाद करंट नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नीचे कौन है? D2, करंट को ब्लॉक करने वाला। तो करंट नीचे जा नहीं पाएगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो इसके बाद करंट इधर टर्न लेगा, इधर लेगा और ऊपर आ जाएगा। सी के बाद ऊपर क्यों आ जाएगा? क्योंकि वही बात, सी के बाद नीचे इस ब्रांच में कौन है? D2 है, हाई वोल्टेज, हाई है ना रेजिस्टेंस है जिसका। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस टाइम पीरियड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर्किट देखें, A D1 D C A, इस साइकिल में करंट फ्लो होगा। लोड रेजिस्टेंस पर करंट की डायरेक्शन क्या है? डीसी, देखो नाम भी कितना अच्छा आ गया, डीसी, D2C, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, और इसका टाइम पीरियड क्या है? t इक्वल टू t/2 टू t इक्वल टू कैपिटल T। इस टाइम पीरियड में क्या होगा? तो जो एंड हाई वोल्टेज पर था वो लो पर हो जाएगा, जो लो पर था वो हाई पर चल जाएगा। पॉलरिटी चेंज, हर हाफ साइकिल के बाद पॉलरिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ ऑटोमेटिक सब सिस्टम काम करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। डायोड इसलिए बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पर D1, यहाँ पर D2, कौन किस कंडीशन में आ गया? अब D1 तो फॉरवर्ड से रिवर्स में चला गया अब, और D2 अब रिवर्स से किस में आ गया? फॉरवर्ड में। जब ये फॉरवर्ड में आ गया तो इसका रेजिस्टेंस तो लो हो गया और इसका रेजिस्टेंस हो गया अब हाई। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, अब नीचे वाली ब्रांच में होगा। और उस लूप का नाम देखें जहां से करंट स्टार्ट होकर एंड होगा। तो बी पॉइंट पर फोकस करें, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी D2 D C B, देखो सही लिखा, डी से इधर और इधर से ऊपर। अब ऊपर नहीं जाकर करंट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक बात। तो जहां पर डबल एरो है ना, वो ध्यान दें उस ब्रांच को, उस ब्रांच को क्या कह सकते हैं आप? D2C। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन D2C, सेकेंड हाफ साइकिल में भी
लोड रेजिस्टेंस पर करंट की डायरेक्शन D2C। तो लोड रेजिस्टेंस के जो एंड है, इन दोनों के बीच में जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा होगा, तो देखिए कैसा होगा, VO, दिस इज VO, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्या VO नेगेटिव होगा क्या, तो आप देखेंगे कि VO नेगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट हाफ लूप D1 डायोड से आया था, सेकंड हाफ लूप D2 से, थर्ड वापस D1 से आएगा, फोर्थ D2 से। तो इस तरह से ये वो वोल्टेज है जो कभी नेगेटिव नहीं जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। रीजन, लोड रेजिस्टेंस पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए VO की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ये VO क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लोड रेजिस्टेंस। हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो पोटेंशियल है ये DC पोटेंशियल है, सॉरी ये यस डायरेक्ट पोटेंशियल है, DV डायरेक्ट पोटेंशियल है। और ये जो पोटेंशियल करंट जनरेट करता है, या ये जो करंट है ये भी डायरेक्ट करंट है। इस डायरेक्ट करंट में ये जो उतार चढ़ाव है ना, फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव दिख रहा है ना, इन फ्लक्चुएशंस को, इन उतार चढ़ाव को स्मूथ करने के लिए और एडिशनल सर्किट होते हैं इसके आगे, उन सर्किट्स को कहते हैं फिल्टर सर्किट्स, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले IV कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन रेक्टिफायर्स होते क्या है, देन हाफ वेव, देन फुल वेव, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इसकी वर्किंग आपको घर पे आराम से तसल्ली से पढ़नी होगी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, D1 कंडक्ट करता है करंट को, D2 नहीं करता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करता है, D1 नहीं करता है, और ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें इनपुट वेव का फुल वेव यूज आ जाता है। देखो कोई जगह खाली नहीं है, जो नेगेटिव लूप थे वो भी कैसे हो गए हैं, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हो गए D2। चलिए, तो फिल्टर सर्किट की बात करने से पहले आपको XL और XC पता होना चाहिए। XL XC एक चैप्टर था ना हमारा 7th चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां हमने XL XC पढ़े हैं ना। XL होता है आई थिंक L ओमेगा, और XC होता है 1/C ओमेगा। एग्री कर रहे हैं, ओके। इस ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कहीं कहीं उन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसकी जगह भी, बट एक्चुअल में ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको और सही से लिखें तो ओमेगा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 2πf या 2π न्यू, फ्रीक्वेंसी को f से लिखें या न्यू से लिखें। यहां पर भी आप चेंज कर सकते हैं 1/C, 2πf या 2π न्यू, जो भी लिखें। तो इन एक्सप्रेशन से क्या पता लग रहा है कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट AC, ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में इंडक्शन कॉइल है और उसका इंडक्टेंस L हाई है ना, AC के पाथ में आपको सर्किट बता देता हूं मैं, हमने पहले भी देखे थे, बात को समझ लें तो फिल्टर सर्किट आपके लिए फिर बड़ी चीज नहीं होगी। ये मैं एक इंडक्शन कॉइल दिखा रहा हूं और इससे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स AV सोर्स कनेक्ट कर दिया। इस इंडक्शन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है, और ये जो सोर्स है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है ना, ऑल्टरनेटिंगली चेंज होता रहता है, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी यूज लूं तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन हाई हो जाता है ना, तो XL इन ओम ज्यादा हो जाता है, करंट को ब्लॉक करेगा। अगर F की वैल्यू कम हो तो XL कम होगा, सीधी सी बात। तो इंडक्शन कॉइल के इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉइल प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस, फॉर लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉइल ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, सीधी सी बात। अब कैपेसिटर की कहानी भी समझ लें, कुछ उल्टा होगा, सोच पा रहे हैं, जो इंडक्शन कॉइल के केस में है उसका कुछ उल्टा होगा कैपेसिटर के केस में। ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F, दिस इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तो अगर कोई कैपेसिटर आपने यूज ले लिया तो उसकी कैपेसिटेंस तो फिक्स है। अब अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप कम या ज्यादा कर रहे हैं तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, a capacitor provides very low resistance,
अगर एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो कैपेसिटर बहुत बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उसका उल्टा अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन ओम। तो इन 4 फैक्टर्स को आप दिमाग में फिट कर लें तो फिल्टर सर्किट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Which 4 factors? In case of induction coil, if F increases, XL increases. If F reduces, XL reduces. Formula सामने दिख रहा है ऊपर. In the case of capacitor, if F increases, XC reduces. सही बोल रहा हूँ? F increases, XC reduces. और अगर F कम होगा तो XC बढ़ेगा। देखिए, अब फिल्टर सर्किट इसी पर काम करता है। Let this is alternating voltage of frequency F, है ना, इनपुट किया था ना हमने, इसकी फ्रीक्वेंसी F है और जो आउटपुट है वो कैसा है देखिए 1 2 3 4 दिस इज VO। तो इनपुट जो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड एग्जाम में, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, आउटपुट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी F डैश। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है ये D1 D2 D1 D2। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है फ्लक्चुएटेड अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटेड वोल्टेज जो मिल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी डायरेक्शन तो चेंज। सर वीडियो पॉज हो गई। फुल वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी, कितना लिखा है 100 हर्ट्ज। तो मैं पल्सेस बोल भी रहा था कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक यूनिट है, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक दूसरी यूनिट है ना, इतने टाइम में यहाँ पर 4 यूनिट्स बन गई, एक पल्स दूसरी पल्स तीसरी पल्स चौथी, है ना 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये एक यूनिट थी ये दूसरी यूनिट थी, इतने ही टाइम में यहाँ पर तो 4 यूनिट बन गई ना, तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई डबल। यहाँ अगर 50 है तो ये 100 है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें किसी फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट इतना है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर फुल वेव की जगह हाफ वेव लिखा हुआ है ना तो आंसर होगा सेम। आपने पल्सेस देखी थी, अगर इनपुट 2 है पल्स, आउटपुट में भी 2 ही होता है, 2 जगह तो खाली होती है उसमें, समझ रहे हैं, बट फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल। अब आप समझ जाएं फ्रीक्वेंसी अगर और बढ़ गई है 50 से 100 हो गई है और ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से XC कम होता है, XC बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपको एक फिल्टर सर्किट बनाना है, एक सिंपल फिल्टर सर्किट जो NCERT ने आपकी टेक्स्ट बुक में बनाया है आपके लिए, सिंपल फिल्टर सर्किट, बहुत सारे फिल्टर सर्किट होते हैं, एक C फिल्टर होता है, एक C फॉर है ना कैपेसिटर, एक L फिल्टर होता है, एक पाई फिल्टर भी होता है, बट आपके एक ही फिल्टर है C फिल्टर। तो दिस इज रेक्टिफायर। एक बॉक्स से दिखाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम होता है ना, आपको पूरा रेक्टिफायर नहीं दिखाना अगर फिल्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अप्लाई करते हैं इनपुट AV, इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वहां पर मिलता है VO, रेक्टिफाइड आउटपुट, V DV लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट वोल्टेज। तो VO कैसा है, डायरेक्ट वोल्टेज है। ये बॉक्स क्या है, ये रेक्टिफायर है। अब इस डायरेक्ट वोल्टेज को हम जानते हैं इसमें काफी फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है। अब थियोरेटिकली इस फ्लक्चुएशन को माना जाता है मिक्सचर ऑफ प्योर DC एंड फ्लक्चुएटेड DC, प्योर DC एंड फ्लक्चुएटेड DC, या प्योर DV और फ्लक्चुएटेड DV। फ्लक्चुएटेड DV में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटर
A capacitor provides an easy path. A capacitor provides an easy path for high frequency portion. Okay, यहां पर अप्लाई करते हैं लोड रेजिस्टेंस RL. देखिए बात को समझें, अगर यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या अप्लाई किया आपने, VO, तो जब VO यहां से पास होगा तो इस पॉइंट पर दो पार्ट हो जाएंगे. इस पॉइंट पर फोकस करें, इस पॉइंट पर दो पार्ट हो जाते हैं. इसके अंदर जो प्योर डीवी पार्ट है, स्टडी डीवी, स्टडी करंट, स्टडी वोल्टेज या स्टडी करंट, वो स्टडी पार्ट जो है वो तो आगे चला जाता है. वो लोड पर आगे क्यों चला जाता है? रीजन फॉर स्टडी पार्ट V = 0. अगर किसी वोल्टेज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है वो स्टडी है. अगर किसी करंट में कोई उतार चढ़ाव नहीं है वो स्टडी है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0. तो इस फ्लक्चुएशन के अंदर जो स्टडी पोर्शन है 0 फ्रीक्वेंसी वाला, उसके लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. अगर F ही 0 हो गया तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. तो क्या वो पोर्शन कैपेसिटर से पास होगा क्या? तो इसके अंदर जो स्टडी पोर्शन है क्या वो कैपेसिटर से पास होगा क्या? तो आंसर है नहीं. तो वो कहां जाएगा? वो आगे चला जाएगा. जंक्शन पॉइंट पर सर्कल किया है ना मैंने. तो स्टडी पार्ट नीचे क्यों नहीं आता है? फ्रीक्वेंसी 0 होने से, XC इंफिनिटी होने से वो नीचे से पास नहीं हो पाएगा. तो स्टडी पार्ट तो आगे चला जाता है RL से. बट इसके अंदर जो हाई फ्लक्चुएशन वाला पार्ट है, हाई फ्लक्चुएशन वाला पार्ट, वो हाई फ्लक्चुएशन वाला पार्ट बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ लो XC कैपेसिटर से पास होता है. कैपेसिटर से पास होता है. जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए XC कम होता है और वो पोर्शन कहां चला जाता है? XC में, और आगे आ जाता है, इस साइकिल में अंदर आ जाता है. और यहां से आगे क्या जाता है? स्टडी पोर्शन, जिसमें फ्लक्चुएशन कम है. तो इस तरह से ये फिल्टर सर्किट इन उतार चढ़ाव को काफी स्मूथ कर देते हैं. 100% नहीं, बट काफी स्मूथ कर देते हैं. जैसे अच्छे व्हीकल्स में बहुत अच्छे शॉकर्स होते हैं, तो जो उतार चढ़ाव है अंदर व्हीकल में कोई पैसेंजर बैठा है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको फील नहीं होते है ना. वो शॉकर अपने में ले लेते हैं. तो यहाँ पर ये कैपेसिटर वही काम कर रहा है. उतार चढ़ाव को तो अपने में ले लेता है और स्मूथ पार्ट को आगे जाने देता है. तो इस तरह से फिल्टर सर्किट काम करते हैं. और आपके एक ही फिल्टर सर्किट है, सी फिल्टर. तो इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है. ये तो डिटेल में बताया है आपको, तो जो नोट्स में है समझ लिया है तो उसको एग्जाम के लिए लर्न करना है. छोटा सा टॉपिक है फिल्टर सर्किट. ओके, नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है ना. तो ये बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब एक सिंगल बड़ा टॉपिक नहीं है. इसमें 4 पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के 4 पार्ट्स होंगे. स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. इसके लिए आपको थोड़ा सा है ना पीछे जाना पड़ेगा. पीछे मतलब जो डायोड के बारे में आपने पढ़ा था. मुझे आपसे बिल्कुल यही आशा थी. तो थोड़ा सा दिमाग को रिवाइंड करें और जो आपको बताया था EG, एनर्जी बैंड गैप, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें. एक और बात भी बतानी थी. ये जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन हमने किया था, उससे पहले पढ़ा था P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर. वहां पर 2 एनर्जी लेवल नए रेडी होते हैं. एक आपने पढ़ा है, नीचे वाला होता है वैलेंस बैंड और ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड. अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो 2 ही बैंड होते हैं. एक होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड. बट हम जब प्योर सेमीकंडक्टर से N टाइप या फिर P टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो इनमें एक नए एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं. उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है. प्योर सेमीकंडक्टर में ये कंडीशन होती है, ध्यान देना है थोड़ा सा. नीचे आप कहते हैं कौन सा एनर्जी लेवल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल. ऊपर होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, और उनके बीच का गैप होता है, आपको पता है, EG, एनर्जी बैंड गैप. प्योर सेमीकंडक्टर में तो ये कहानी है. बट अगर
एन टाइप और पी टाइप की बात करें तो वहां क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, वैलेंस बैंड, ये कभी खाली नहीं होता है। और बात करें कंडक्शन बैंड की तो ये आइदर कंप्लीटली एम्प्टी होगा या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। ओके, तो ये केस तो है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, बट एन टाइप और पी टाइप में कौन से नए एनर्जी लेवल बनते हैं वो आपको बात देखनी है। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं, कौन सा पहले बताया था, एन टाइप या पी टाइप? एन टाइप बताइए। एन टाइप, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, कैसे बनता है, फटाफट याद दिलाओ, बोलना है आपको। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में 15th ग्रुप का कोई इंप्योरिटी एलिमेंट मिक्सअप करते हैं, किसका? 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको डोनर भी बोलते हैं। रीजन, हर एक इंप्योरिटी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्रिस्टल लेटिस में और वो मोशन के लिए फ्री होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक नया एनर्जी लेवल रेडी हो जाता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी। ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये नए एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। और इस एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसने डोनेट किए हैं, डोनर इंप्योरिटी एलिमेंट्स में 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल में होते हैं। ये वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, कितना ऊपर होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना या इससे भी ज्यादा ऊपर होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से भी ज्यादा एनर्जी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो किसने डोनेट किए हैं, डोनर एलिमेंट्स ने, है ना। कंडक्शन बैंड के नीचे, तो यहाँ एक मिनट 0.0, यस, यहाँ पर तो एक्सेप्टर वाले होल्स होंगे, है ना, बिल्कुल सही है। ये इसलिए हाँ, अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्या हमें याद है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए गैप कितना होता है, लेस देन कुछ ऐसा बताया था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गैप तो फिर भी ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जब हम इस लेवल को अभी सही कर देते हैं, इस लेवल को जस्ट कंडक्शन बैंड के कुछ नीचे यहां दिखा दें, किस टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एट T इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर। इस लेवल में वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो डोनर एलिमेंट्स ने डोनेट किए हैं, और ये कितना नीचे हैं? जस्ट 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नीचे है, किससे? कंडक्शन बैंड से। तो ये ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे ही है। थोड़ा सा भी एनर्जी, बहुत माइन्यूट एनर्जी भी मिल गई तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो नया एनर्जी लेवल बनता है इसको बोलते हैं, आई थिंक, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, तो एक नाम याद रखना है प्लस ये वैल्यू, और ये कहाँ होता है? जस्ट बिलो टू दी कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल को कहते हैं डोनर लेवल। जब हम बात करते हैं पी टाइप की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें डोनर के प्लेस पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल रेडी होता है, और उस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में होल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के लिए है। तो ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से, ओके, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ होता है एक नया एनर्जी लेवल, बिकॉज मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, पी टाइप। तो पी टाइप में होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसीलिए आज ये बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में कौन होते हैं? होल। जितने इम्प्योरिटी एलिमेंट आपने डोपिंग में यूज लिए हैं उतने होल्स यहाँ होंगे। कहा, कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पर भी। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और नए होल, नए इलेक्ट्रॉन और रेडी होते हैं। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, एक तो एनर्जी बैंड थ्योरी से, और एक क्रिस्टल लेटिस में भी हम दिखाते हैं, है ना, जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड थे। तो वहां पर और यहाँ पर शो करने के दो मेथड हैं और बात एक ही है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो इसका मतलब क्रिस्टल लेटिस में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया।
बात एक ही है। ओके, तो ये दो बातें मुझे बतानी थी। दिस इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इनके बीच का डिफरेंस भी उतना ही होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टाइम कितना हुआ? दिखा ना आपकी घड़ी? 2 minutes सर। 2 मिनट्स, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इतना सुन लें। कल आप स्पेशल टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये स्टडी करें, तो 1 मार्क का क्वेश्चन वहां से आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ पोर्शन तो हमने जो आज की क्लास थी वो ज्यादा यूजफुल थी, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। ओके।